तो मॉडर्न फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने 2 लेक्चर्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया। ये जो हमारा मैटर वेव का वाला पार्ट है इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें एनर्जी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी भाई वेवलेंथ से कंपैरिजन या रिलेट करते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला है या भाई वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला है और वो है कि वेवलेंथ इज h अपॉन मोमेंटम, यानी मोमेंटम से रिलेट करने का ही रिलेशन है। तो ये जो वेवलेंथ है ये मैटर वेव की है, यानी कि मटेरियल पार्टिकल की है। तो ये वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके कुछ फॉर्मूले जल्दी जल्दी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला, ये तो हमने उसके फोटोन के लिए लिखा था कि फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा होता है और फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला h बाय p या h बाय लैम्डा होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम इज h बाय लैम्डा और एनर्जी इज hc बाय लैम्डा। ये केवल फोटोन के लिए, मैं फिर से लिख देता हूं, ओनली फॉर फोटोन, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर फोटोन। लेकिन ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये दोनों के लिए है, फोटोन का भी फॉर्मूला ऐसा ही लिखना है और मैटर वेव का भी फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है। मैटर वेव किसको कह रहे हैं कि कभी किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हमने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या मटेरियल पार्टिकल यूज किया ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसमें पहले कन्वेंशनली वेव यूज करते थे और मुझे वैसे ही इफेक्टिव वैल्यूज या एक्सपेरिमेंट के आउटकम दिखने लगे जो वेव के लिए होते थे। जैसे आपने मान लीजिए इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट का नाम सुना हो, तो आपको पता है कि छोटे स्लिट से लाइट रे जब पास करती है तो उस लाइट रे का डिस्टॉर्शन यानी कि लाइट रे के पाथ बेंड हो जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। कि लाइट रे अगर पतले नैरो स्लिट से पास करेंगे तो वो बेंड हो जाते, अपने आप मुड़ जाते हैं एज पे जाके। तो कोई कहता है भाई ये ऐसे बेंडिंग ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को क्या कह रहे हैं, आपको बोलना है डिफ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर एक पतला इलेक्ट्रॉन बीम भी हम पतले स्लिट के थ्रू पास करा दे, एक इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करे, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के रास्ते भी बिल्कुल वैसे ही बेंड हो जाएंगे जैसे लाइट रे के थे। ऐसे में हम लोगों को एक पैटर्न बनते हुए दिखता था जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अब आप कहेंगे लाइट तो वेव होता है और वेव नेचर में हमने ये पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन में किस तरीके से लाइट रे बेंड होती है, क्यों होती है, क्या उसका क्यों ऐसा आउटकम होता है, उसमें वेव फ्रंट ऐसे बन जाता है। तो सारी थ्योरी वेव नेचर थी। अब हमने जब इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसको वेव की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन डी ब्राउ ने बोला, ये डी भाई ने बोला या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने बोला, हाइगेंस ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को भी अलाउड है भाई, वो भी इलेक्ट्रॉन की भी अपनी फीलिंग्स है। इलेक्ट्रॉन भी कहेगा भाई तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, भाई हम भी बनाएंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो बनाएंगे तो उसके अंदर वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है कि लाइट तुम वेव होके फोटॉन बन के पार्टिकल नेचर दिखा सकते हो, तो हम पार्टिकल होके वेव नेचर क्यों नहीं दिखा सकते, हम भी दिखाएंगे। तो अगर किसी पार्टिकल का वेव नेचर बनाना है तो आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो है मोमेंटम इक्वल टू p बाय लैम्डा, लेकिन वहां पे लैम्डा को लैम्डा डी या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। इसलिए जब भी सवाल पूछा जाएगा तो उसमें मैटर वेव में ये वाला वर्ड लिखा रहेगा, वही आपको कैलकुलेट करना है, मोमेंटम इक्वल टू h बाय लैम्डा से। लेकिन ये फॉर्मूला तो फोटोन के लिए था, यही फॉर्मूला मैच करता है। पार्टिकल की एनर्जी को hc बाय लैम्डा नहीं कहते, इससे नहीं निकालना। तो पार्टिकल की अगर एनर्जी दी है तो कैसे सॉल्व करना है वो अभी सिखाते हैं। लेकिन बाय एनालॉजी डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with speed v behaves in some way like waves of wavelength lambda. Lambda is called de Broglie wavelength in this case. यहां पे lambda d लिख दिया द भाई wavelength। अब इस lambda d का वैल्यू हमने h by p इसी फॉर्मूले से निकालना है। अगर आपको किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया है तो पहले काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालो और फिर मोमेंटम से ये कैलकुलेट करो। तो हमने नेक्स्ट पेज में
पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ को h बाय mv यानी मोमेंटम लिखा, h बाय p यानी मोमेंटम लिखा, h बाय √2km लिखा, ये भी मोमेंटम ही है, और k को काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। चार्ज q को पोटेंशियल डिफरेंस v से कैलकुलेट करोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी q इनटू v आ जाएगा। इनिशियली रेस्ट पे पार्टिकल होना चाहिए, तो ये q इनटू v है, 2km है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू दिया जा सकता है, आपको वेवलेंथ पकड़ना है। तो मैं आपको मेनली 2-3 रिजल्ट बताता हूं। एक तो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा डी, या लैम्डा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम है। ऐसे ही लैम्डा डी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है। लैम्डा डी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं ये लैम्डा डी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने बोला कि मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है और काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है, तो यहाँ k का वैल्यू पता लगाने के लिए लैम्डा डी को इधर भेजेंगे, तो h स्क्वायर अपॉन 2m, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर, ये इसको होल स्क्वायर कर दिया और फिर इससे सॉल्व कर दिया। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय लैम्डा डी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय लैम्डा डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आप कुछ फॉर्मूले को इधर गड्ढमड्ढ ऊपर नीचे लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे ले जाके 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर हमको मामला क्लियरली दिखाई देने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि when photons of energy 4.25 electron volt strike a surface of metal plate A, the ejected photoelectrons have a maximum kinetic energy Ta and expressed in electron volt and de Broglie wavelength is lambda A। यानी जिसका काइनेटिक एनर्जी Ta है उसका वेवलेंथ लैम्डा ए है। फिर the maximum kinetic energy of photoelectron liberated from another metal B by photons of energy 4.7 इज टीबी, टीबी का वैल्यू टीए के टर्म्स में लिखा हुआ है। एक बार लिखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई प्लेट ए है और उसमें एक फोटोन हम यहां से टकरा रहे हैं 4.25 का, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का वैल्यू टीए और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का वैल्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू लैम्डा ए। अब इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बोल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसका तो वेवलेंथ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यही इस चैप्टर में सीख रहे हैं कि जब भी पार्टिकल का वेवलेंथ बोले तो उसके साथ डी ब्रॉगली वाला शब्द जुड़ा रहेगा। तो ये डी ब्रॉगली वाला वर्ड जब भी क्वेश्चन में लिखा दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यानी वहां पे hc बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। केवल यही अच्छे से याद करके जाना कि नेवर यूज hc बाय लैम्डा व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। तो ये हो गया। अभी अभी हमने देखा, दूसरे में देखा कि यहाँ पे दूसरा प्लेट बी है और इस पे 4.70 का फोटोन भेज रहे हैं, तो यहां से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकला जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टीबी और उसी का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी है। फिर लिखा है टीबी इज इक्वल टू टीए माइनस 1.5 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे वैल्यू, टीबी और टीए को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो ये रिलेशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा बी इज 2 लैम्डा, अब देखो मैंने यहां लिखा लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए, और अभी अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में क्या सिखाया कि यहां जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो लैम्डा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी इस लैम्डा के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो लैम्डा बी स्क्वायर इक्वल टू 4 और फिर लैम्डा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 1 बाय के बी लिख देंगे, के बी को मतलब टी बी लिख देंगे, और यहाँ पे 4 इंटू 1 बाय टी ए लिख देंगे। टी ए टी बी उसी के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी, बाकी सारे टर्म सेम है इसलिए हमने तुरंत ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, टी ए की जगह 4 टीबी, तो टीबी इज इक्वल टू 4 टीबी माइनस 1.5 इधर भेज दिया तो आया 3 टीबी इक्वल टू 1.5, तो टीबी का वैल्यू आया 0.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। दूसरा सवाल, इसमें अब वैल्यू रखेंगे तो वर्क फंक्शन आ जाएंगे। जैसे टीबी का वैल्यू 0.5 आ गया
तो TA का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, क्योंकि 4 TB लिखा, 4 TB इक्वल टू TA है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की आ गई। अब पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ प्लेट ए। प्लेट ए पे जो फोटोन टकरा रहे हैं 4.25 के हैं, और उसका काइनेटिक एनर्जी बन रहा है 4.25 माइनस वर्क फंक्शन ऑफ प्लेट ए इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2.0। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू ऑफ ए आया 4.25 में से 2 माइनस कर देंगे 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही 4.7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो वर्क फंक्शन ऑफ प्लेट बी आ जाएगा विच इज 4.20। तो हमने दोनों आंसर निकाल दिए, 2.25 भी आ गया, 4 ये भी आ गया, और ये भी, और ये तो गलत हो गया, इसका वैल्यू 0.5 दिया। तो ABC 3 ऑप्शंस सही दिख रहे हैं। तो आपको खेल समझ में आ रहा है कि इस तरह का कोई एक रिलेशन देगा जिससे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा के एनर्जी में रिलेशन निकालना होगा, एनर्जी दिया होगा तो वेवलेंथ में रिलेशन निकालना होगा। नॉर्मली कुछ इस तरह का ही खेल चलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A particle P is formed due to a completely inelastic collision of particles X and Y having de Broglie wavelengths lambda x lambda y respectively। तो अभी एक पार्टिकल P is formed due to completely inelastic collision of X and Y having d। तो एक पार्टिकल मान लीजिए X वाला है जो किसी मास m का है और Vx वेलोसिटी से चल रहा है। यहां पे दूसरा m2 मास का है, किसी Vy वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। X and Y were moving in opposite direction, then de Broglie wavelength of P is। तो हमने क्या लिखा कि अगर दोनों को मिला दें तो दोनों का मोमेंटम, मतलब अगर इसका मोमेंटम px है और इसका मोमेंटम py है तो नेट मोमेंटम बाद में हो जाएगा, अभी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेट मोमेंटम हो जाएगा वैल्यू वाइज लिखे तो px माइनस py हो जाएगा वैल्यू वाइज। px को लिख सकते हैं h बाय लैम्डा x और py को लिख सकते हैं h बाय लैम्डा y। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन नेट मोमेंटम है और हमने नेट मोमेंटम को लिख दिया h बाय लैम्डा इफेक्टिव। तो आया h कैंसिल हो गया तो 1 बाय लैम्डा इफेक्टिव इज 1 बाय लैम्डा x माइनस 1 बाय लैम्डा y। अब इसमें मैंने मॉड लगा दिया, मतलब इसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ऐसा कुछ दिया नहीं, तो बस ऐसे सॉल्व कर लेते। तो लैम्डा इफेक्टिव का वैल्यू आया लैम्डा x लैम्डा y अपॉन लैम्डा y माइनस लैम्डा x। तो हमने y माइनस x किया तो ऐसे आ जाएगा, तो मैं इसमें मॉड लगा देता हूं, मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पता नहीं, ये ऑप्शन आ गया। आपको खेल समझ में आ रहा होगा। ये पार्टिकल का मोमेंटम मैंने px मान लिया, इसका py मान लिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब जब दोनों टकरा के परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होंगे तो दोनों चिपक के एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और वो किसी फाइनल मोमेंटम p से चल रहा होगा। तो आप कहेंगे दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम से px माइनस py इक्वल टू p। तो इस p को हमने लिख दिया h बाय लैम्डा फाइनल, ये जो इफेक्टिव है, और इसको इस px को लिख दिया h बाय लैम्डा x और py को लिख दिया h बाय लैम्डा y। तो मोमेंटम के साथ डायरेक्टली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है। ये ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन ये भी है। टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये सवाल हमने आपको दिया हुआ था, डीपीपी में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। द पार्टिकल सफर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसमें क्योंकि दोनों राइट एंगल पे चल रहे हैं तो एक का मोमेंटम हो जाएगा p1 h बाय लैम्डा 1 और दूसरे का मोमेंटम हो जाएगा p2 h बाय लैम्डा 2। लेकिन अगर दोनों का नेट मोमेंटम निकालें तो नेट मोमेंटम हो जाएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर का रूट। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। अगर दो पार्टिकल आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो नेट मोमेंटम इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। पिछली बार माइनस क्यों किया? पिछली बार भी ऐड ही किया था, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे एक आई कैप है एक माइनस आई कैप है, ऐड किया तो उनके वैल्यू सब्ट्रैक्ट होते दिख रहे हैं। यहां पर भी ऐड ही कर रहे हैं लेकिन ये दोनों 90 डिग्री पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे हो गया। p को लिख दिया h बाय लैम्डा और इसको लिख दिया अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय लैम्डा 2 स्क्वायर।
तो आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/λ² इज 1/λ1 स्क्वायर प्लस 1/λ2 स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। 90 डिग्री पे चलने पे ऐसा रिलेशन। A particle A of mass m charge q is accelerated through potential difference 50 volt। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है वो h/√2m/qv। q है चार्ज, v है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों केस में चार्ज तो सेम है, लेकिन मास m के बाद 4m कर दिया और वोल्टेज 50 वोल्ट के बाद 2500 वोल्ट कर दिया। तो हम लिखेंगे λA/λB। अब मास और वोल्टेज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो √m, यानी A के बारे में लिख रहे हैं, पहला पार्टिकल A के बारे में लिख रहे हैं, तो ऊपर B का मास लिखना पड़ेगा। B का मास 4m है और B का वोल्टेज 2500 है, जबकि नीचे वाले में मास m है, मतलब A का मास m है और उसका वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो 50 से कैंसिल करा, ये ऐसे 50 बच गया। 50 × 4 करा तो 50 × 4 करा तो 200 हो गया, m से m कैंसिल हो गया। λA/λB इज इक्वल टू √200। 200 का में से 100 का वो तो रूट हो गया 10 और यहाँ बच गया 10√2। √2 का वैल्यू 1.4 होता है, तो 14.14। इस तरह का आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये सवाल में दिख रहा होगा सर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कहानी है नहीं इन सवालों में। आप फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, ज्यादातर सवाल रेशियो पर बेस्ड पूछ रहे हैं, तो एच वाले टर्म और ये जो कॉमन टर्म है वो कट जा रहे हैं, सीधा सीधा रेशियो कैलकुलेट हो रहा है, जो वैल्यू बदल रही है उसको बदल दो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैटर वेव का सवाल हो। मतलब मॉडर्न फिजिक्स आपको इतने अच्छे से करके जानी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे सवाल मॉडर्न फिजिक्स के आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो मॉडर्न फिजिक्स के आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसमें नहीं करने का रीजन केवल एक होता है कि मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th में जब पढ़ा रहे होते हैं या कोचिंग में जब चल रहा होता है, उस समय तक स्कूल्स में प्री बोर्ड चालू हो चुके होते हैं या बिल्कुल लास्ट स्टेज प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये चैप्टर नवंबर दिसंबर में मोस्ट ऑफ द इंडिया के कोचिंग में कराया जाता है। और नवंबर दिसंबर में स्कूल वाले चाबी मारने लगते हैं, ज्यादातर बच्चों की तैयारी नवंबर दिसंबर से पहले ही खराब हो चुकी होती है, मतलब जो भी ऑल इंडिया में तैयारी करते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल में इस चैप्टर को कभी पढ़ते ही नहीं है, वो स्कूल लेवल के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उनका पहला फोकस बोर्ड पास करना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि हमने ये चैप्टर बोर्ड लेवल पे भी ढंग से नहीं पढ़ा था, तो हमको ये डिफिकल्ट लगता था, वही माइंडसेट बन जाता है हमेशा के लिए, और इस चैप्टर को करने की इच्छा किसी बच्चे की होती नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, बहुत सारे एकदम केमिस्ट्री टाइप चलता है ये चैप्टर, छोटे छोटे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें, और लेकिन जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो हैं इजी, बहुत ही इजी सवाल है। तो आप ये पहले तो मान के चलो कि इसका सवाल हमसे हो जाएगा। जब ये मान के चलोगे तो उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपसे हो भी जाएगा। देखिए क्वेश्चन में वैल्यूज कितनी खतरनाक दिख रही हैं, लेकिन सवाल ओवरऑल मिला के जब देखेंगे तो एकदम लल्लू छाप होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। If de Broglie wavelength of electron equal to 10 raised to power -3 times the wavelength of photon of frequency इतना। अब देखो फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे दी, तो फोटोन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का है, तो फोटोन का अगर फोटोन का वेवलेंथ निकालें तो हम लिखेंगे c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन की बात हो रही है, 3 × 10 का पावर 8 होता है और यहाँ पे 6 × 10 का पावर 14 है। डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इसको मैं लिख देता हूँ 30 और यहाँ लिख दूंगा 10 का पावर -1, तो ये 7 हो जाएगा, ऊपर नीचे 14 है, ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। 5 × 10 raised power -7 मीटर, ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन आ गया। अब बोल रहा है कि इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 raised power -3 टाइम्स, तो लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10 का पावर -3 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन।
तो फोटोन के वेवलेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। तो 5 × 10⁻⁻10 तो ये मीटर हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आ गया तो क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया कि इससे या तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे या सीधा मोमेंटम निकाल देंगे। तो मोमेंटम इक्वल टू h/λd होता है। h का वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 है और लैम्डा का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻10। ये जो मोमेंटम है इसका वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर इससे वेलोसिटी सॉल्व करेंगे तो मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6.63 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻10 और यहाँ मास से डिवाइड किया 9.1 × 10⁻31। इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ आंसर आ जाएगा। देखो 31 - 10 करा -41, ऊपर गया +41, तो 10⁻6 तो ऐसे ही बन रहा है और नीचे जो बन रहा है वो 5 45, तो 455 नीचे, 45.5 नीचे है, 20/3 कर देते हैं तो 20/3 तो 1.5 के आसपास ही बन रहा है। आप थोड़ा चेक कर लो। तो वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे 10 और 41 हो गया, ऊपर जाके 7 हो जाएगा, लेकिन ये 4/45 6/45 के आसपास बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली निकाला है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलिए, पार्टिकल ऑफ मास m वेलोसिटी v कोलाइड्स विद पार्टिकल ऑफ मास m/2 एट रेस्ट। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक है। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर द कोलिजन। मैंने आपको कोलिजन जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि कोलिजन हमेशा हेड ऑन का जब सवाल आता है तो हमेशा m2 रेस्ट पे रहता है। आप देखो जो आगे वाला पार्टिकल है ये हमेशा रेस्ट पे रहता है, कभी मेरा कैलकुलेशन और मेरा इंस्टिंक्ट गलत नहीं होगा। आप पेपर में आजमा के देखना, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए नोट्स अगर ढंग से करके जा रहे हो, गारंटी बोलता हूँ आपको 25 में से 20 सवाल ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा सर ने ये क्लास में कराया है, ये करके आए हैं, ऐसा लगेगा कि वो पेपर मैंने बनाया है। आप देखिएगा इसको। खैर, मैंने आपको सिखाया था कि जब ये पार्टिकल ऐसे टकराते हैं, जैसे एक मास m1 आया किसी v वेलोसिटी से और आगे m2 कोई मास है जो कि रेस्ट पे है, उससे टकरा गया, तो क्योंकि वेवलेंथ का बस रेशियो ही पूछा है तो मुझे ये पता है कि पहला वाला जो वेलोसिटी होता है, पहला वाला जो वेलोसिटी यानी कि v1 का वैल्यू जो होता है वो होता है m1 - m2 u/m1 + m2। अब इसको मैं m1 से ही मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए, उसी से वेवलेंथ बनेगा। तो इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको h/λ1 लिख दिया या λa लिख दिया। फिर हमने m2 और v2 का वैल्यू निकाला तो वो आया 2m1 u/m1 + m2 और उसका वैल्यू हमने इंटू m2 कर दिया। ये तो वेलोसिटी था 2m1 u/m1 + m2, उसको m2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर में इसको मैंने h/λb लिख दिया। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो λa/λb आएगा, यानी कि पहले नीचे वाले को लिखते हैं फिर ऊपर वाले को। अगर इनका रेशियो लें तो ये m1 + m2 और m1 + m2 कट जाएगा, इसको ऊपर लिखते हैं तो आ रहा है 2m1 m2 अपॉन m1 × m1 - m2 इज λa अपॉन λb। तो m1 से m1 कट गया। अब इसके वैल्यूज को रख देते हैं तो 2m2 का वैल्यू है m/2 और m1 - m2 का वैल्यू है m/2। कैंसिल करा, आंसर आ गया 2, ऑप्शन ए। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूले हमने डायरेक्टली लिखे हुए थे। ये से था v1 =
m1 माइनस m2u अपॉन m1 प्लस m2। बहुत प्यार से जब कोलिजन पढ़ते थे तो मैंने सिखाया था और यही बोला था कि यही वाला फॉर्मूला याद करके जाना, पूरा एक्सप्रेशन याद करके जाने की जरूरत नहीं, केवल पीछे वाले का फॉर्मूला याद करके जाओ। m1 माइनस, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया होता तो m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा भी क्या हुआ है। v2 का वैल्यू आएगा 2m1u अपॉन m1 प्लस, आंसर आ गया। ये होमवर्क है, वैसे एडवांस का सवाल है, कर ही लेते हैं। लिखा हुआ है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच, यानी फोटोन के हिसाब से लिखा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच falls on cathode plate inside vacuum tube as shown in the figure। क्योंकि मतलब लाइट रे इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड इज पाई, एनोड ऑफ वायर मेश कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट डिस्टेंस d फ्रॉम कैथोड, अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज मेंटेन्ड। आप देखो एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल बना रखा है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो जाएगा और वेलोसिटी v2 इज विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी v1। ठीक है, फिर लिखा है इफ मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनोड इज लैम्डा ई, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का उसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, लैम्डा ई बोल रहे हैं इसको। लिखा हुआ है लैम्डा ई इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज लैम्डा पीएच फॉर लैम्डा पीएच लेस देन hc बाय 5। मतलब कि अगर ये देखो लैम्डा पीएच लेस देन hc बाय 5 का मतलब होता है कि ये जो लैम्डा है वो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा है, यानी ज्यादा एनर्जी का फोटोन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जिस रेट से लैम्डा बढ़ाएंगे उसी रेट से लैम्डा ई बढ़ेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा, hc बाय लैम्डा माइनस पाई इज इक्वल टू hc इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ऐसे 2 लैम्डा डी स्क्वायर। ये फोटोन का वेवलेंथ हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हो गया। यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ को हमने लैम्डा डी बोल दिया मान लो। तो आप देखो यहाँ पे 1 बाय लैम्डा स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 1 बाय लैम्डा लिखा है, यहाँ पे 1 बाय लैम्डा स्क्वायर लिखा है, इसलिए दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा और इक्वल टू ये सब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय लैम्डा क्यूब इंटू डी लैम्डा। ये लैम्डा पीएच है और ये लैम्डा डी है। तो आप देखो कि अगर हम इसको आपस में डिवाइड भी कर दें तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जा रहा है, यानी कि डी लैम्डा पीएच इज इक्वल टू, मतलब नहीं आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना, जितना डी लैम्डा चेंज करेंगे उसी रेट में डी लैम्डा डी चेंज होगा। ये नहीं आ रहा है, ये दोनों के बीच में ये दोनों टर्म भी आ रहे हैं, मतलब और भी टर्म आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है जैसे कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो हम लोग लिखेंगे dy इज इक्वल टू डी एक्स प्लस 0। तब आप कह सकते थे कि यार जितना y को चेंज करेंगे उसी रेट से x का भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बदल रही है वैल्यूज और कांस्टेंट नहीं बनेगा, कांस्टेंट नहीं बनेगा, है ना। अगर इसको स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो पावर 4 हो जाएगा, मतलब डी लैम्डा डी का वैल्यू बचेगा। तो कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर बचेगा, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल्ड, तो ये भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि डी क्या है? डी है आई थिंक डिस्टेंस बिटवीन दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस, फोटो में भी नहीं लिखा है डी डिस्टेंस फ्रॉम कैथोड, क्योंकि इनके बीच में जो बैटरी लगी है वो V वोल्ट की है, और V वोल्ट की बैटरी डिस्टेंस D पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो डिस्टेंस ज्यादा कम भी रखोगे तो भी वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ से अगर K1 काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस EV हो जाएगा, उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा। तो लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल गलत हो गया,
क्योंकि डी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये मैंने सिखाया आपको, मान लीजिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ मैंने 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जब दूसरे प्लेट पे पहुंचेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। इसका मतलब उसका लैम्डा ई का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब डिस्टेंस अगर बढ़ा भी दो तो भी रास्ता लंबा तय करना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही है, तो रास्ता लंबा उससे फर्क नहीं पड़ता। रास्ता लंबा है मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा, और रास्ता छोटा है तो जल्दी एक्सेलरेट होगा, फास्टर स्पीड से एक्सेलरेट होगा। लेकिन यहां से यहां जाने में अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी मिलेगी उसको। तो अगर 2 से निकला तो कितना भी दूर लगाओगे बैटरी तो 7 ही होगा। बैटरी का वोल्टेज नहीं बदल रहे, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि डिस्टेंस चेंज किया कि नहीं। लैम्डा ई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फाई एंड लैम्डा पीएच। तो अगर लैम्डा पीएच बढ़ाओगे, लैम्डा पीएच बढ़ाने का मतलब है कि तुम इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी घटा रहे हो। अगर इंसिडेंट एनर्जी घटा रहे हो तो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन का नंबर भी घटेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन भी बढ़ा रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर घटा रहे हैं तो फिर ये जो बना है, मतलब अगर ये बढ़ा दिया तो ये वाला टर्म छोटा हो रहा और ये वाला टर्म बड़ा, मतलब डिफरेंस ये जो आ रहा है ये कम हो गया, ये नंबर कम हो गया, तो ये नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा डी बढ़ जाएगा। तो अगर लैम्डा पीएच बढ़ाओगे यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर कम करोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब है वेवलेंथ भी बढ़ेगा और डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बढ़ेगा, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। लैम्डा पीएच बढ़ा है तो लैम्डा ई भी बढ़ गया। फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस V मच ग्रेटर देन phi E, lambda E is approximately half if V is made 4 times। तो हमने ऐसे कर दिया। अब ये वाला पार्ट सही है, बाकी 3 गलत है, तो ये सही होगा ही, लेकिन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख दिया hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन प्लस EV। देखो यहां पे जो लाइट रे टकराया वो hc बाय लैम्डा है, और इसका वर्क फंक्शन फाई है, तो इसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दिया तो इतना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रास्ते में v वोल्ट पे एक्सेलरेट होके यहां पहुंचा। अगर ये बोल रहा है ये नंबर बहुत ही छोटे हैं और v वोल्टेज बहुत बड़ा है, लिखो v इज मच ग्रेटर देन 5/, मतलब v का वैल्यू इन सारे वैल्यू से बहुत बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वैल्यू v के साथ ऐड करने में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये पता चल गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है निकलते समय, अगर उसमें EV ऐड कर दें, अगर उसमें EV ऐड कर दें तो h/2m लैम्डा डी स्क्वायर ऐसा बन रहा था। तो अब आप बताओ, अगर हमने बोला कि लैम्डा ई का प्रोपोर्शनैलिटी बनाओ तो आप 1/√v बोल देंगे, और वोल्टेज को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो लैम्डा ई का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो लिखा हुआ हाफ इफ वोल्टेज इज मेड 4 टाइम्स। तो ये वाला पार्ट फिर भी ठीक है, हालांकि इसमें भी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन बोल रहा है लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि समझो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 100 वोल्ट है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल रहा है, तो 1 में यार 100 ऐड करोगे तो 101 की एनर्जी बन रही है। उसमें मेन फैक्टर 100 वोल्ट ही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल, जो मेन एनर्जी है वो 100 वोल्ट है। तो अगर मैं 100 को, इस बैटरी को 100 के बजाय 400 कर दूं तो 101 की बजाय 401 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अभी भी अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हुआ है, समझ गए ना? इसका 1 और 2 वोल्ट ऐड करने से इस बैटरी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लिखा हायर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर पहुंचने वाली काइनेटिक एनर्जी है वो उसका ज्यादातर पार्ट बैटरी की वजह से जो मिला वही है। तो अगर उस काइनेटिक एनर्जी को, यहां पहुंचने वाली काइनेटिक एनर्जी को बैटरी के ईवी के इक्वल कर दें, ये वाले टर्म को बिल्कुल छोटा मान लें, तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वहां दूसरे प्लेट पे पहुंचने पर हुई वो ईवी के प्रोपोर्शनल हुई। तो अगर लैम्डा डी देखेंगे तो √v के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 4 टाइम्स करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ये रिलेशन सही आ रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये आसान सवाल है, आप एक बार ट्राई करना। अब बोर्ड, चलो ये सवाल चाहो तो करके देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काम चल सकता है। पढ़ लेते हैं, चलो है?
potential energy of particle varies as ux equal to E naught for 0 x equal to 0 to 1 और 0 है x ग्रेटर देन 1 पे लिखा हुआ है 0 to 1 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1 and x greater than their lambda 2. Total energy of the particle is 2 E naught. अगर total energy 2 E naught है हमेशा तो काइनेटिक एनर्जी x लेस देन 1 के लिए कितनी होगी? आप कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी सवाल में लिखी है 2 E नॉट और पोटेंशियल एनर्जी 0 से 1 के बीच में लिखी है E नॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी E नॉट माइनस कर दी तो काइनेटिक एनर्जी आई E नॉट। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी किसके लिए आई? 0 से 1 के बीच में आई। फिर x ग्रेटर देन 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी K2 निकाला तो फिर से टोटल एनर्जी माइनस U करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी 2 E नॉट है और U का वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 1 के लिए U का वैल्यू 0, तो U का वैल्यू 0 रख दिया x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हमारा नया काइनेटिक एनर्जी आया 2 E नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है तो वेवलेंथ 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू K2 बाय K1 का रूट, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, K2 की जगह लिख दिया मैंने 2 E नॉट और E नॉट। ठीक है, इसको आप देख लीजिए जरा सा। ऑलराइट,